आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार धीरेंद्र अस्थाना से एक बातचीत। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जाने माने कथाकार, उपन्यासकार धीरेंद्र अस्थाना जी को। धीरेंद्र अस्थाना जी के कहानियों की उंगली थामकर हम कथानक में गुम हो जाते हैं। हमें होश आता है तब जब पूरी कहानी हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे हैं वो कहानीकार और उपन्यासकार। उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। तो चलिए अब बाकी बातें हम उन्हीं से पूछते हैं, उनकी लेखन यात्रा के बारे में उन्हीं से जानते हैं। धीरेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले बताइए कि विविध भारती के स्टूडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है? मैं बता नहीं सकता, इसको एक अनिवार्य सुख की तरह मैं ले रहा हूँ, क्योंकि विविध भारती के गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। और मैं सन 56 में पैदा हुआ था, एक साल बाद विविध भारती का जन्म हुआ था। सन 57 में। सन 57 में। तो जब से होश संभाला है तब से विविध भारती हमारे साथ रहा है। और कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन बम्बई जाना होगा और एक दिन विविध भारती के स्टूडियो में जाके मैं इंटरव्यू दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आमद के लिए कि आप एक आमंत्रण पर यहाँ आए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा। और आज चूंकि लगातार आपकी किताबें पढ़ते रहे, कहानियां उपन्यास पढ़ते रहे, वहाँ से बहुत कुछ आपको जानने समझने की कोशिश की। लेकिन आज यहाँ निजी तौर पर हम घुसपैठ करेंगे आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जो लेखन यात्रा है आपकी कैसे शुरू हुई? लेखन यात्रा के बारे में बताइए। बहुत पुरानी बात है। मेरी लेखन यात्रा बहुत उबड़ खाबड़ रही है, सिलसिलेवार ढंग से नहीं हुआ। मैं किताबों के जीवन में प्रवेश किया मैंने मेरी नानी की वजह से। उन्होंने मुझे चंद्रकांता संतति पढ़ने को दी, और जिसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो सारे 7 भाग जो है उसके मैं पढ़ के मैंने खत्म किए। उस दौरान मैंने रोटी भी नहीं खाई, खाना भी नहीं खाया, बस खाता था फिर पढ़ने लगता था। मेरी माँ का एक मुहावरा था, फिर बेतलवार डाल पर, जैसे मेरे हाथ में किताब देखती थी वो। तो बचपन में मुझे मैंने चंद्रकांता संतति पढ़ डाली थी। तो आप सोच सकते हैं किताबों के प्रति मेरी दिलचस्पी ने कहाँ से मोड़ लिया। उसके बाद फिर हम लोग आगरा में रहे। मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था, मिलिट्री में थे। आगरा में हमारी कॉलोनी के सामने 2 बहुत मशहूर बुक डिपो थे, बहुत विशाल बुक डिपो, कालरा बुक डिपो, खनूजा बुक डिपो। तो आप सोचिए हम लोग 3 साल वहां रहे। उन 3 सालों में एक दिन ऐसा है कि दोनों बुक डिपो के मालिकों ने मुझे कहा कि बस नमस्ते, अब आपने हमारे यहाँ की सब किताबें पढ़ डाली। तो वो सब किताबें जासूसी और सामाजिक किताबें थीं, जिनमें गुलशन नंदा, इब्ने सफी BA, रानू, कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, ये सारे लोग हुए थे। तो कह सकते हैं कि मतलब आम लेखकों की तरह मेरा भी बचपन जो है पढ़ने का जो अध्ययन का शुरुआत है, जिसे लुगदी साहित्य कहते हैं, उसी से हुआ। बाद में फिर मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ा तो मुझे लगा कि साहित्य थोड़ी अलग चीज है। अमृता प्रीतम के बाद फिर पहले कोर्स में प्रेमचंद आए, उससे एक नई दुनिया खुली। फिर प्रेमचंद को खोज खोज के पढ़ा, तो प्रेमचंद के आने के बाद तो दुनिया बदल गई। फिर लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में प्रवेश विधिवत हो गया। तब तक हम लोग देहरादून आ गए इंटर करने के बाद, और 1 साल बाकी था मेरे को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। उस 1 साल में वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें मैंने तमाम पूरे दुनिया का साहित्य पढ़ा। हिंदी का साहित्य पढ़ा, विदेशी साहित्य पढ़ा, रूसी साहित्य पढ़ा, और बहुत सारे जो किताबें मेरे को हिंदी में अनुवादित
उपलब्ध थी वो लगभग सब किताबें मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि ये एक विलक्षण दुनिया है और मेरा कायांतरण हुआ। मैं एक भौतिक दुनिया से निकल के शब्दों की दुनिया में मेरा प्रवेश हुआ, इसे मेरा कायांतरण कह सकते हैं। उसके बाद से फिर मैंने छुटपुट लेखन शुरू किया और पहली कहानी मेरी देहरादून में ही छपी थी। सिलसिला नाम की एक पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका, उसका जो पहला अंक था उसी में मेरी पहली कहानी छपी थी जिसका नाम था लोग हाशिए पर। जी, तो सारिका भी पढ़ते थे? सारिका का कुछ खौफ आपके मन में होता था? हाँ, सारिका उस जमाने में जो है हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका थी और सबसे आतंककारी पत्रिका थी। उसको देखते हुए उसको मतलब जिस आदमी के हाथ में सारिका की कॉपी दिख जाती थी हम लोग मान लेते थे कि ये कोई बहुत प्रचंड विद्वान है, प्रचंड विकट बुद्धिजीवी है जो सारिका पढ़ रहा है। तो सिहरन होती थी सारिका को देखते हुए, पलटते हुए। तो बहुत तमन्ना थी कि अगर सारिका में कहानी छप जाए तो दुनिया बदल जाएगी। फिर कहानी छपी। जी, कौन सी कहानी छपी थी? वो मेरी सारिका में सबसे पहली कहानी छपी थी जनवरी 1976 में, सिर्फ धुआं। क्या बात है। फरवरी 77 में मेरी दूसरी कहानी छपी, आयाम। सारिका में ही छपी जी। 1 साल के अंतर से। जी। उस कहानी को पढ़ के हल्द्वानी में एक लड़की थी ललिता बिष्ट, उसने मुझे चिट्ठियां लिखी। जी। फिर जैसा कि गुलशन नंदा के उपन्यासों में होता है वो चिट्ठियां जो है लंबी होती चली गई और वो लंबे होते होते ललिता मेरे जीवन में आ गई। जी। देहरादून में मुझसे मिलने आई तो हमने तुरंत जो है 13 जून 1978 को मंदिर में जाके शादी भी कर ली। जी, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि ललिता अस्थाना धीरेन्द्र जी की पत्नी है, शरीके हयात है। तो इस प्रेम प्रसंग को बहुत शॉर्टकट में आपने निपटा दिया। तो जरा विस्तार से बताइए कि जब ललिता जी की पहली चिट्ठी आई तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब वो तो चिट्ठी उनकी ओर से आई थी, फिर आपने भी चिट्ठी का जवाब दिया? मेरी ना जो नानी थी वो बहुत अच्छी संगीतकार और बहुत अच्छी भविष्यवक्ता थी। जी। उनके साथ काफी मेरा बचपन बीता है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाती थी तो दीपक की लौ स्थिर हो जाती थी। क्या बात है। और ऐसा मतलब सुना तो था ही, फिर बाद में जब बड़े हुए तो उसको देखा भी हमने कि जब वो गाती थी तो दिया जो है हिल रहा होता था, जिसकी लौ वो एकदम स्थिर हो जाती थी। बिल्कुल उनके गाने में ऐसा जादू था। और वो भविष्य भी देख लेती थी। तो उन्होंने जो है जब मैं शायद 14 या 15 साल का रहा हूँगा तभी उन्होंने मेरी माँ से कह दिया था कि इस लड़के के लिए लड़की जो है पहाड़ों से आएगी। अच्छा। क्या बात है। तो जब पहली चिट्ठी मेरी पहाड़ों से आई, पहले तो प्रेम पत्र नहीं था, पहले तो सामान्य चिट्ठी थी, एक पाटिका की जो चिट्ठी होती है वो चिट्ठी आई तो मैं इसलिए रोमांचित हो गया कि वो पहाड़ों से आई थी। वो हल्द्वानी से आई थी। जी जी। तो मैंने उसका जवाब दिया और जवाब देते रहा। फिर वो और बड़ी लंबी चिट्ठी आई, फिर और लंबी चिट्ठियां आती चली गई। मेरे घर का कोई ठिकाना नहीं था, पोस्टल एड्रेस नहीं था। तो वहाँ प्रेम नगर में जहाँ हम रहते थे देहरादून में, वहाँ एक पान की दुकान थी, ब्रह्मा जनरल स्टोर। तो मेरी सारी चिट्ठियां वहाँ आती थी पहले। उसके बाद से मुझे वैनगार्ड प्रेस में वीकली पेपर था, वहाँ नौकरी मिल गई। तो वो चिट्ठियां फिर उनके आने लगी, वहाँ से वो चिट्ठियां आती थी और फिर वही हमारा लंबा सिलसिला वहाँ पे चला। करीब मेरे ख्याल में 8-10 महीने चिट्ठियां चली, फिर ललिता जी साक्षात चली आई। अच्छा, लोगों का सपोर्ट या विरोध, दोस्तों का? विरोध को आप इस तरीके से ले सकते हैं, जब मैं 13 जून 1978 की सुबह 4 बजे सो रहा था अपने घर के बाहर आंगन में, तो अचानक किसी ने मेरी चद्दर हटाई। वो ललिता थी, उसने कहा जल्दी उठो, तैयार हो, चलो शादी करो। क्योंकि पीछे से जो है मेरे पिताजी का वारंट आ रहा है। ओह, अरे बाप रे। तब मैं स्टूडेंट लीडर भी था। तो मैंने अपने हरकारे दौड़ाए। तो दूसरे स्टूडेंट लीडर जो थे वो अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह लेके हमारे घर पे आ गए और फिर हमें और ललिता को बाइक पर बैठा के एक मंदिर में ले गए। वहाँ हमारी फटफट शादी हुई और जब तक वो पुलिस जो है वारंट लेके आई तब तक हमारी शादी हो गई थी। ओह, और ललिता जी के साथ आपका जीवन बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से भले चला, सभी जानते हैं, लेकिन अब ये एक मिसाल है, एक आदर्श जोड़ा है, हम सभी जानते हैं। अपने श्रोताओं को भी बता दें कि धीरेन्द्र जी और ललिता जी का जो वैवाहिक जीवन है वो एक सबके लिए मिसाल है। ये जो आपका प्रेम है और इस समय आपके चेहरे पर भी वो प्रेम अंकित हो रहा है। तो बताइए इस समय ललिता जी के लिए कौन सा गाना आप सुनवाएंगे? ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते।
मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। किसी राह भी
अब सिलसिला फिल्म के गाने के बाद हम आते हैं आपके अगले पड़ाव पर कि देहरादून से आप निकले तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से मुंबई, तो ये कैसी यात्रा थी? किसने आपको कहा देहरादून से दिल्ली जाने के लिए? कोई खास? यही यात्रा जो है बहुत संघर्ष वाली, कठिन और उबड़ खाबड़ और नुकीली यात्रा रही। चैन नहीं रहा जीवन में कभी। कोई घर जो है 8-9 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता था, कोई नौकरी 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल पाती थी जी। सबसे पहले तो जब हम शादी करके आए तो देहरादून में एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे हिंदी के, भीमसेन त्यागी जी। तो शादी करने के बाद मंदिर से जब आए तो पता चला कहाँ जाएं, क्योंकि पिताजी ने कह दिया था कि शादी करके हमारे घर में मत आना जी। तो हम कहाँ जाएं, तो हम सीधे जो है शादी करके हम चले गए भीमसेन त्यागी घर, राजपुर रोड पे। वहाँ हम लोग बैठे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे इंतजाम कुछ करते हैं। हम सब लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी रेडियो पे समाचार आया कि उनके बहुत पक्के दोस्त थे, जिगरी ये कहानीकार थे, वो भी सुदर्शन करके, उनकी डेथ हो गई जी। वो आधा खाना छोड़ के और अपनी पत्नी को लेके दिल्ली चले गए देहरादून से, और उतने बड़े कोठी की चाबी हमको दे गए कि जब तक हम लोग आते हैं तुम लोग दोनों यहीं रहो, किचन में सारा सामान है। तो 15 दिन हम लोग मजे से जो है भीमसेन त्यागी घर में रहे जी। वहीं खाना पीना रहना सोना जो भी जी 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 है ना। तो 15 दिन है, 15 दिन बाद वो आए। आने के बाद उन्होंने मेरे को चिट्ठी दी कि दिल्ली जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है जी। और वो चिट्ठी राजकमल प्रकाशन की थी, जो उस समय तो हिंदी का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह था ही, आज भी हिंदी का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। तो पहली नौकरी उस तरीके से मैं वहां गया। वहां की मालकिन शीला संधू ने छोटा सा एक संक्षिप्त साक्षात्कार लिया और उसके बाद मेरे को अगले दिन से राजकमल में नौकरी मिल गई। मैं वहां काम करने लगा। ललिता को मैं अपनी माँ के पास देहरादून छोड़ आया था। उसे 1 महीने बाद ही मैं जाके वापस दिल्ली ले आया और हमको रहने के लिए राजकमल का गेस्ट हाउस मिला था कि जब तक नया मकान नहीं मिल जाता है तो राजकमल के गेस्ट हाउस में 1 महीना बिताया। फिर हमको दिल्ली के सरोजनी नगर में एक सबलेट, पहले वहां पे सबलेट प्रथा थी, सरकारी कर्मचारियों को मकान अलॉट होते थे 1 BHK हॉल, जिन्हें आजकल 1 BHK हॉल बोलते हैं। 2 कमरों का मकान मिलता था, एक कमरे में और किचन में वो लोग रहते थे और एक कमरा वो किराए पे चढ़ा दिया करते थे। तो ऐसा एक कमरा हमको मिला, उसमें हमने कुछ 11-12 महीने निकाले। फिर दूसरा कमरा मिला तो उसमें कुछ महीने गुजारे। इस तरीके से हमने 2-3 साल जो है सरोजनी नगर, नेताजी नगर, राजनगर वहां पे बिताए। और इस बीच जो है मेरी पहली संतान भी हुई 1 साल के बाद। और वहां से फिर हम लोग कुछ दिन रहने के बाद, तब तक राजकमल के नौकरी के 3 साल हो गए थे। 3 साल बाद ही मेरे को दिनमान से बुलावा आया, दिनमान साप्ताहिक से। वो उस समय की बहुत बड़ी राजनीतिक पत्रिका थी, सारिका की तरह उसका भी राजनीतिक आतंक बहुत ज्यादा था। तो हर समय उसके दफ्तर के बाहर बड़े बड़े राजनेता और सब लोग बैठे रहते थे संपादकों से मिलने के लिए। तो उसमें मेरे को नौकरी मिली तो बहुत खुशी हुई मेरे को कि इतनी बड़ी पत्रिका में पहली ही नौकरी जीवन की मिली। तो वहां से मेरे पत्रकारीय कैरियर की शुरुआत हुई। करीब 3 साल दिनमान में भी गुजारे। उसके बाद वहां से भी नया अखबार शुरू हुआ, चौथी दुनिया साप्ताहिक, जिसमें ये तो रविवार निकलता था। तो रविवार की जो टीम थी उसने चौथी दुनिया साप्ताहिक निकाला और उसने मेरे को इनवाइट किया कि आप आकर हमारे यहाँ चीफ सब एडिटर का पद संभाल लीजिए। तो फिर वो मैंने वहां संभाला। तो फिर वो 87 में मैंने ज्वाइन किया। 87 से 90 तक मैं वहां रहा, वो बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं बम्बई जनसत्ता में आ गया। जी जी। अब बात दिनमान की चलिए है। दिनमान से जुड़ा हुआ एक वाकया जो हमने सुना है, अगर आपको याद हो तो साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ, कि दिनमान का कोई आलेख पढ़कर या कौन सा एक आलेख पढ़कर एक राइटर जो अब एक प्रतिष्ठित राइटर हैं, तब वो पाठक थे, पढ़कर आपके पास आए, आपको पत्र लिखा, मनोज रोपड़ा जी। दिनमान में क्या था कि मैं एक संस्कृति समाचार करके लास्ट पेज था और एक समीक्षा का कॉलम था, पुस्तकों की समीक्षा का। ये 2 कॉलम मेरे पास थे। तो दोनों ही कल्चरल साहित्यिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। तो तमाम लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, संस्कृति कर्मी मेरे से मिलने के लिए आते ही थे। मैं भी उनसे मिलने के लिए जाता था। तो आप मनोज रोपड़ा की बात कर रही हैं, इस समय का बहुत प्रतिभाशाली और प्रखर लेखक है, कहानीकार है मनोज रोपड़ा। पिछले दिनों अपने एक संस्मरण में कहा था, वो असल में फरसाण की दुकान है उनकी, नमकीन वगैरह की। तो उसकी फैक्ट्री उनकी थी। तो वो 3 तरह की रद्दी उनके यहाँ आती थी, एक सारिका वाली रद्दी, एक दिनमान वाली रद्दी और एक धर्मयुग वाली रद्दी। तो ऐसे ही वो एक बार सारिका उनके पास रखी हुई थी। तो उन्होंने जैसे पन्ना फाड़ने लगे तो उसमें देखा सिर्फ धुआं धीरेन्द्र अस्थाना। तो उन्होंने वो पन्ने
मैंने रोक लिए 4। हाँ। और उनका ऐसा कहना है कि मनोज रुपाड़ के लेखन की शुरुआत, पाठन की शुरुआत मेरी उस कहानी को पढ़ के हुई। जी। तो यही प्रसंग मैं जानना चाहती थी, तो अपने श्रोताओं को भी बताना चाहती थी कि आपके लेखन की धार इतनी तेज रही शुरुआत से ही। तो अब यहाँ पर एक कोई गाना सुन ले हम। श्योर। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के बहार बागे वफा में, रहे ना रहे हम।
इस गाने के बाद धीरेन्द्र जी हमें बताइए कि आपकी जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, बड़ी गहराई होती है, संवेदनाएं बहुत गहरे से होती हैं, पाठक उसमें खुद को जोड़ लेता है, जैसे लगता है कि हम ही वही पात्र हैं। तो ये जो कथा तत्व वो कहाँ से लाते हैं आप? मेरे जो लेखन की खूबी है ना, वो मेरी सीमा भी है। सीमा इसलिए है कि मैं वही लिख पाता हूँ जो मेरे आसपास घटता है, मैं डीपली जो है जिसको अनुभव करता हूँ, जिसमें मैं रचा बसा होता हूँ, रमा होता हूँ। एक तरीके से कहना चाहिए कि जो लगभग मेरे साथ घटा होता है। तो मेरी कहानियां आपको जो है ना वो 80% मेरी अपनी होती हैं, 20% में मेरी कल्पना होती है। जी जी। है तो इसलिए जो है मेरी कहानियों को बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये इनका जो फलक है वो बड़ा नहीं है, लेकिन वो फलक बड़ा इसलिए नहीं हो सकता कि मैं रिसर्च करके कहानियां नहीं लिखता हूँ। जो कहानी मेरे ऊपर गिरती है आपदा की तरह या खुशी की तरह या किसी भी तरीके से जो अनुभव मेरे अंदर घुल मिल जाता है, वहां से जो कहानी उठ के पैदा होती है, मैं ज्यादातर वही कहानियां लिखता हूं। इसलिए जब मेरी आत्मकथा छपके आई थी राजकमल से, तो एक बड़े आलोचक ने यह कहा था मंच से कि धीरेन्द्र अस्थाना को आत्मकथा लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी कहानियां आत्मकथा के टुकड़े ही तो हैं। जिंदगी का क्या किया, ये छप के आई, शीर्षक है उसका, जिंदगी का क्या किया। जी। असल में जिंदगी का क्या किया जो आत्मकथा है या संस्मरण का है, इसमें तो पूरी मुंबई है। इसमें आपकी कहानियां तो है ही, लेकिन साथ में पूरी मुंबई है। मुंबई का बहुत बड़ा फलक है। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे ये आपके दिमाग में आया इसे लिखने के लिए। किताब भी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, तो विचार कैसे आया और इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बड़ा पुराना जो है विचार है ये, मतलब बहुत पुराना बीज है ये। और मेरी कहानियां अक्सर ऐसे ही जन्म लेती हैं। बहुत पहले चलते हैं, बहुत पीछे, सारिका के दिनों में। सारिका का आत्मकथा विशेषांक छपा था जी, जिसमें 3-3 पन्नों की जो है लेखकों से आत्मकथाएं मांगी गई थी। जी जी। हैं तो उसमें मेरी भी एक आत्मकथा का अंश छपा था। मतलब उस समय तो पूरा ही अंश था जिसमें A to Z उसको समअप कर देना था, समरी जिसको वन लाइनर बोलते हैं। उस तरह से 3 पन्नों में पूरी उस समय तक की आत्मकथा का उसमें जिक्र आया था। मैं और मेरा लेखन करके जी, वो सारिका में पहले छपा था। उसके बाद वो बरसों बीत गए, वो पढ़ा रहा। कई किताबों में संकलित हुई, वो 3 पन्ने संकलित हुए। उसके बाद एक पत्रकार मित्र थे मेरे, वो दिल्ली दूरदर्शन की एक पत्रिका निकली थी दृश्यांतर जी, तो उन्होंने वो अंश कहीं से पढ़ा होगा, तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि इतने अच्छा पीस आपने वो लिखा हुआ है और अब तो दिल्ली के बाद बंबई का जीवन भी शामिल हो गया है, तो क्यों नहीं आप हमारे लिए एक आत्मकथा लिखते हैं, उसको बड़ा कर दीजिए, आपको इतना ही तो करना है। उन 3 पन्नों में बाकी जो जीवन आपका है उसे पिरो दीजिए, वो बड़ी हो जाएगी याद कर करके। तो उनके कहने पे मैंने लिखा, तो करीब जो है 50 पन्ने की उनकी पत्रिका में वो अंक छपा जी, दृश्यांतर में वो आत्मकथा मेरी छपी उसके अंदर। उसके बाद जो है वो राजकमल के जो ओनर हैं अशोक माहेश्वरी, उनकी नजर पड़ी होगी मैगजीन, सबको वो पत्रिका सबके घरों में, सबके प्रकाशकों लेखकों के दफ्तरों में जाती थी, उनकी नजर पड़ी होगी। तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र जी आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, राजकमल से आप अभी तक छपे भी नहीं है, जबकि आपने नौकरी जो है राजकमल से शुरू की थी, लेकिन अफसोस है कि आपकी एक भी किताब राजकमल से नहीं है, बाकी सब जगह से है। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, मैंने आपकी आत्मकथा का आज पढ़ा था 50 पेज, उस 50 पेज को आप 100-150 पेज का बना दीजिए, टोटल आत्मकथा लिख दीजिए। तो ये जो है 2015 की बात है, उनका ऑफर आया था जी। तो मैं उसको धीरे धीरे करके लिखने बैठ गया और 2016 के अंत में वो मैंने किताब पांडुलिपि राजकमल में पहुंचा दी और दिसंबर 2016 में मैं रिटायर हुआ और अप्रैल 2017 में मेरी आत्मकथा वहां से छप के आ गई। ये उसकी प्रक्रिया है जी। क्या बात है। और बहुत जल्द छपी, जबकि राजकमल में बहुत सारी किताबों की भीड़ होती है, वो इसलिए छपी ना जल्दी, क्योंकि उन्होंने खुद मांगी थी। जी जी बिल्कुल। और अब ये तो बाद की किताब है, हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। आप दिल्ली से जब मुंबई आए तो जनसत्ता से कैसे जुड़े, जनसत्ता और सबरंग से एक लंबी यात्रा है ये आपकी, इसके बारे में। हाँ, वो बहुत दुखद यात्रा है। चौथी दुनिया जब बंद हुआ, जनसत्ता में जब मैंने ज्वाइन किया मुंबई में आके, वो पूरे 10 महीने हैं, 9 महीने या 10 महीने हैं, जिसको हम बोलते हैं किसी बच्चे का प्रसव काल। 9 महीने जब होते हैं तो एक शिशु जन्म लेता है, तो वो 9 महीने जो है वो मेरे प्रसव काल जैसे रहे। उसमें मैंने ऐसे झटके झेले
इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त की, इतने अपमान बर्दाश्त किए, इतने दुख झेले, मतलब तुमको यह यकीन नहीं होगा कि कई ऐसे भी दिन आते थे कि मैं घर से केवल चावल लेके निकलता था और जनसत्ता के पीछे कैंटीन में जो है जाके जब बैठता था तो मेरे पास चावल के साथ दाल मंगाने के पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर के समय जो है रूखे चावल नमक डाल के खा रहा था, जब एक उस समय के बड़े कवि ने मेरे को इस तरह से देखा, जो मुझे पहचानते थे। मैंने देखा कि चुपचाप उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कोई बात नहीं की, निकल गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वेटर आया, उसने कहा कि अभी अभी जो साहब गए उन्होंने एक प्लेट दाल भेजी है आपके लिए। तो ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं, इस तरह की आत्मीयताएं भी देखी हैं और इस तरह के कृतज्ञताएं भी देखी हैं कि जिन लोगों को मैंने बहुत चढ़ाया, अप्रिशिएट किया, उनको छापा, सब कुछ किया, उन्होंने मंडी हाउस में मेरे को देख के किनारा कर लिया। तो ये सब तरह के अनुभव थे, 9-10 महीने मेरे रहे। तो उन सारे अनुभवों को लेके एक दिन मैं इसी तरीके से जो है वापस जनसत्ता की कैंटीन में बैठा हुआ था और खाली चाय पी रहा था मैं। तो वहां के एक रिपोर्टर थे आलोक तोमर, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे पास आए, बैठे, उन्होंने मेरा बहुत रिपोर्टिंग, कहानियां, ये सब कुछ पढ़ा हुआ था। वो मेरे पास आए कि धीरेन्द्र जी इतना टैलेंटेड है आप, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप एक काम कीजिए, कल शाम को जो है 6 बजे प्रभाष जी दोपहर को घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर वहां से आते हैं आराम करके शाम को ठीक 6 बजे प्रभाष जोशी, उनकी गाड़ी 6 बजे आके लगती है, आप 5:45 बजे से आके बैठ जाइए। तो मैंने कहा प्रभाष जी से मिलने कौन देगा मेरे को, क्योंकि तब प्रभाष जोशी बहुत बड़ा नाम था पत्रकारिता में, जनसत्ता के संपादक, जनसत्ता के प्रधान संपादक थे। प्रधान संपादक ये है अप्रैल मई 1990 की बात है ये। और उसमें संपादक होना बहुत बड़ी हस्ती। और उस समय संपादक जो तब की तरह मैनेजर नहीं होता था, संपादक होता था, उसकी बहुत बड़ी हस्ती होती थी। उससे मिलने के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर जो लाइन लगाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे। तो मैं उसी तरह से बैठा हुआ था। 6 बजे प्रभाष जी आए, वो आलोक तोमर मुझे पकड़ के और जल्दी से जो है उनके कमरे में ले गया और उसने कहा कि ये धीरेन्द्र अस्थाना है, बहुत टैलेंटेड हैं, इनको अभी पिछले साल ही जो है संस्कृति अवार्ड मिला है लिटरेचर के लिए। इससे पहले दिनमान में थे, उससे पहले चौथी दुनिया में थे और सारिका में रहे हैं, लिखा है, बहुत बड़े राइटर हैं और एक बेरोजगार है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो प्रभाष जी ने कुछ सोचा, फिर मेरे से पूछा बहुत सीरियस होके, संस्कृति अवार्ड क्या करने के लिए मिला था? तो आलोक तोमर ने कहा जी संस्कृति अवार्ड उनके लिटरेचर में मिला था। तो बोला वो बोलेंगे या तुम ही बोलते रहोगे सब? जी। तो मैंने बताया कि मेरे को इसकी भी एक दिलचस्प घटना है। संस्कृति अवार्ड वाले जब आए तो उनके सर्वेश्वर दास सक्सेना बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। तो वो लोग आए, कभी वो इस तरह से पुनर्विचार करवाने नहीं आते थे, लेकिन वो आए, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से संस्कृति अवार्ड 10 दरियागंज को जा रहा है। 10 दरियागंज में दिनमान, सारिका, पराग, खेल भारती सबके दफ्तर होते थे। तो टाइम्स समूह का दफ्तर था, टाइम्स ग्रुप का। तो उधर 3 साल से संस्कृति अवार्ड 10 दरियागंज के नाम जा रहा है। तो सर्वेश्वर जी ने हंसते हुए कहा शहर की सारी क्रीम 10 दरियागंज में ही इकट्ठी हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार वो 1987 में संस्कृति अवार्ड मिला। ये मैंने संस्मरण जो है प्रभाष जी को सुनाया, वो मंद मंद मुस्कुराए, बहुत खुश हुए। बोले चंडीगढ़ जाओगे? तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी। चंडीगढ़ मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो लेकिन दिल्ली के नजदीक था, पंजाब की राजधानी थी, पंजाब और हरियाणा की। तो मैंने कहा हाँ चला जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। तो ठीक है कल आ जाओ अपॉइंटमेंट लेने। वाह। तो मैं जब जाने लगा दरवाजे तक पहुंचा था कि उन्होंने मुझे वापस बुलाया, सुनो। मैं मुड़ा, मैं कहा जी तो बम्बई नहीं जाओगे? तो मैं कहा अगर मेरे पास चुनाव है तो मैं बम्बई जाना पसंद करूंगा। तब वो बम्बई था, मुंबई नहीं हुआ था। जी। तो मैं कहा अगर चुनाव की सुविधा है तो मैं बम्बई जाना पसंद करूंगा। तो प्रभाष जी ने कहा क्यों बम्बई जाना क्यों पसंद करोगे? बम्बई जाने के नाम से तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि वहां तो मकान ही नहीं मिलते रहने के लिए, सुना है। जी। मैंने कहा हाँ सुना है, लेकिन मैं इसलिए जाऊंगा कि मेरी ससुराल वहां पे है, तो मुझे शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक मकान नहीं मिलेगा तो मेरे पास एक आसरा है रहने के लिए। जी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो सारा अनुभव जो है पत्रिका का है, डेली पेपर का नहीं है। हम वहां से एक सिटी मैगजीन प्लान कर रहे हैं। ओह क्या बात है। तुम मुंबई जाओ, वहां पे जाके राहुल देव से मिलो, वहां का जो स्थानीय संपादक है, और बम्बई जाओ और मैगजीन निकालो। तुम्हें निकालो, जाओ। वो निकल नहीं रही है, तुम्हें निकालनी है। तो जाओ। तो बात थी 16 जून का मैंने टिकट कराया और 17 जून को मैं बम्बई आ गया। जी। और 18 जून को सोमवार था, तो सोमवार को मैं मिलने चला गया दफ्तर।
पता चला राहुल देव बीमार हैं, वो कुलाबा अपने गेस्ट हाउस में है। तो शाम को मैं उनके यहाँ गया। प्रभाष जी ने जो चिट्ठी दी थी वो मैं उनको दी, उन्होंने खोल के पढ़ी। उन्होंने कहा ठीक है, आज से आप हमारे फीचर संपादक हुए। क्या बात है। और आपको हमारे समाचार संपादक से 1 रुपया कम मिलेगा। ओह तो मुझे तो पता ही नहीं था समाचार संपादक को कितना पैसा मिलता है, मुझे कितना मिलेगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि प्रभाष जी की चिट्ठी में लिखा हुआ था इसको समाचार संपादक से 1 रुपया कम देना, ताकि उसकी सीनियरिटी बनी रहे। जी जी। इस प्रकार जनसत्ता में मैं आया। तब तक जनसत्ता ब्रॉडशीट पेपर था, उसके 4 पन्ने रंगीन निकलते थे जी। तो इस बीच में वो पन्ने भी निकालता रहा और अपनी मैगजीन की तैयारी भी करता रहा जी। और अक्टूबर के पहले हफ्ते में सबरंग का पहला इशू निकला। क्या बात है। जिसका नाम था सबरंग, और उसके नीचे एक लाइन जाती थी, जनसत्ता के साथ शहर की नगर पत्रिका। फिर वो मैगजीन जो है ऐसी चली कि उसने मुंबई के सांस्कृतिक चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। और सबरंग घर घर की पसंदीदा मैगजीन बन गई। वो जैसे कि पहले एक समय साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और सारिका का इंतजार हुआ करता था इन पत्रिकाओं का, वैसे ही सबरंग मतलब रविवारी परिशिष्ट के रविवार को आता था। और हमें याद है तो वो रविवार का इंतजार होता था कि सबरंग मिलेगा पढ़ने को। अब उसकी लोकप्रियता का अंदाजा कॉमन मैन के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो था ही, आम आदमी के बीच में इस तरह से लगाइए कि जिस आदमी की कविता सबरंग में छपती थी या कहानी छपती थी, अगर वो अगले दिन किसी बड़े शोरूम में चला जाता था तो उसका मालिक जो है उसका चेहरा देख के बोलता था, कल आप सबरंग में छपे थे ना। जी जी। ये मेरे साथ भी हो चुका है। सबरंग में चूंकि मेरी भी एक बच्चों की कहानी छपी थी और कुछ आलेख छपे थे, तो उस पर मुझे भी कहा गया था कि आप लेखिका हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लेखिका नहीं हूँ। तो मुझे भी इस तरह के कमेंट्स मिले थे। तो मुझे भी याद है कि सबरंग का बाकायदा कलेक्शन करके हमारे घर में उसे बाइंड करवा के रखा गया है। बहुत लोग रखते तो बहुत लोगों ने रखा उसको किताब की शक्ल में। तो सबरंग का जो संपादन है, फीचर संपादक के रूप में आपने काम किया, तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उससे जुड़ा हुआ कोई वाकया आप साझा करना चाहते हैं? उससे जुड़ा हुआ वाकया ये है, असल में किसी भी मैगजीन को जो है की सफलता के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण होता है संपादक को मिली हुई स्वतंत्रता। जी, है ना। आपके प्रधान संपादक ने, आपके स्थानीय संपादक ने आपको पत्रिका निकालने के लिए, अखबारी पन्ने निकालने के लिए, परिशिष्ट निकालने के लिए कितनी स्वतंत्रता दी है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आपको स्वतंत्रता मिलती है तो आप जी जान लगा देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है। जी जी। है ना, इट्स माय प्रोडक्ट। इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरा बुरा होगा, इसके साथ अच्छा हुआ तो इसके साथ मेरा भी नाम ऊपर जाएगा। तो उस समय हम लोग नौकरी नहीं करते थे, हम लोग जी जान लगा के अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे और उसको एस्टेब्लिश कर रहे थे। हम उसको ब्रांड बना देना चाहते थे। तो उसमें ना हम दिन देखते थे, ना हम रात देखते थे, ना दंगे देखते थे, ना बारिश देखते थे, ना बाढ़ देखते थे। सप्ताह के 7 दिन 20-20 घंटे, 18-18 घंटे जनसत्ता के दफ्तर में पाया जाता था। जी जी। और जब तक काम खत्म न हो तब तक काम खत्म नहीं होता, नौकरी का टाइम नहीं निकालते थे हम लोग। बिल्कुल। तो उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैंने क्या सोचा कि जो इंटेलेक्चुअल पत्रिकाएं जो होती हैं वो गिने चुने मास मीडिया, कुछ चुने हुए लोगों की इंटेलेक्चुअल इजारेदारी उसकी हो जाती है। चुने हुए लोग उसको पढ़ते हैं, बाकी आम आदमी उसको उठा के फेंक देता है, रख देता है, उसके किसी मतलब की नहीं होती। तो मुझको अगर जनता के बीच में जाना है तो एक ऐसी पत्रिका निकालनी पड़ेगी जो पब्लिक में पेनिट्रेट करे और वहां जन जन की पत्रिका वो बन जाए। जी जी। तो मैंने उसमें तमाम सारे स्तंभ ऐसे लिखे, ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो क्या कहते हैं आम आदमी से जुड़े हुए थे, आम पब्लिक से जुड़े हुए थे, यहाँ के स्ट्रगल से जुड़े हुए थे, यहाँ के सपनों से जुड़े हुए थे। तो वो 2 साल के अंदर अंदर करिश्मा हुआ। और जो मैगजीन 18,000 से शुरू हुई थी वो 65,000 पे जाके बंद हुई। मतलब बंद नहीं हुई, 65,000 पे जाके रुकी। तो वो भी इसलिए रुकी, प्रभाष जोशी ने बोल दिया कि अब इससे ज्यादा हम नहीं छाप सकते। जी जी जी। वो एक अलग कीर्तिमान बना। दो इसके पीछे जो है दोनों संपादकों की, राहुल देव की भी, प्रभाष जोशी की, वो स्वतंत्रता थी जो मुझे दी हुई थी। मतलब वो लोग, आप सोचो कि बाकी पाठकों की तरह मेरे प्रधान संपादक भी छपने के बाद देखते थे कि क्या छपा है। जी जी। और खास बात ये थी कि मुंबई के लोकल जगहों पे लोग जा के बातचीत बटोरना, बातचीत करना। चूंकि मैं भी साझेदार रही हूँ कि एक परिशिष्ट आया था जिसमें जुहू जाकर बाकायदा लोगों से बातचीत करके मैंने लिखा था, तो वो एक आलेख छपा था। तो सबरंग में जो आपका स्तंभ आता था वो बहुत मशहूर हुआ था। लोग उसको पढ़ने के लिए बाकायदा सबरंग मंगाते थे, खरीदते थे बाद में भी जाकर। तो उसका कोई स्तंभ आप जिसका जिक्र करना चाहेंगे? हमें लोकल ट्रेन की यात्राओं पर बहुत सारे स्तंभ, पानी पर लिखा क्या था कि जब मैं बंबई में रहने लगा
तो जो आदमी बम्बई में रहेगा और मिडिल क्लास का आदमी होगा, उसका और लोकल ट्रेन का रक्त और धमनियों का संबंध रहेगा। लोकल ट्रेन को से बच के बम्बई में नहीं रह सकता है। तो मैं भी लोकल ट्रेन से आता था, लोकल ट्रेन से जाता था। चारकोप में रहता था मैं, तब गांव जैसा था, तो मैं चारकोप में रहता था और चर्च गेट जाता था, नरीमन पॉइंट। तो मैं देखता था स्टेशन पे कि 3 तरह की गाड़ियां हैं। एक अंधेरी जाती है, एक बोरीवली जाती है, और एक ट्रेन जो है सीधी विरार जाती है। और वो बड़ी विशेष प्रकार की ट्रेन होती है, उसमें इतनी भीड़ होती है, पांव रखने की जगह नहीं होती है, मारा मारी, गर्दी बहुत ज्यादा होती है। विरार जैसे दिल्ली में बोलते हैं ना, सारे दुखिया यमुना पार, है ना, ऐसे ही बम्बई के लिए बोलते हैं कि सारे दुखिया विरार। तो विरार ट्रेन थी। तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं कहा, विरार में इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, इतने लोग रहते हैं, लोग कुछ ऐसा कॉलम सोचा जाए जिसको क्या मैं ही लिख सकता हूँ, बाकी मैं जो मेरे कंसेप्ट में किसी को समझा नहीं सकता हूँ। जी। तो ये मैं ही लिख सकता हूँ। और तब तक मैं क्या हुआ कि तब तक मैं चारकोप छोड़ के मैं मीरा रोड में शिफ्ट हो गया था। जी। तो बोरीवली की ट्रेन से शिफ्ट होके मैं विरार की ट्रेन में चला गया। तो बहुत मुश्किल। हाँ, तो वहाँ की मुश्किलें मेरे सामने दिखती थी, ये थी। लेकिन मैं देखता था कि विरार ट्रेन बड़ी दिलचस्प जगह है। तो वहां से मैंने ना एक कॉलम शुरू किया अपना, जिसे मैंने खुद लिखा कई साल तक। वो था विरार दिशा। उसमें क्या था कि चर्च गेट से लेके विरार तक रात को हम लोग घूमते थे। उसमें अंताक्षरी अलग अलग जो है इलाकों में रात को 12 बजे के बाद बम्बई क्या है, 10 बजे के बाद बम्बई क्या है। बम्बई के बारे में कहते हैं वो हर समय जागती रहती है, बम्बई सोती नहीं है। तो हम ये देखा करते थे सांता क्रूज में रात को 12 बजे क्या हो रहा है, नाय गांव में रात को 12 बजे क्या हो रहा है, वसई में 12 बजे क्या हो रहा है, विरार में क्या 12 बजे हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन बड़ा पाव खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारे एक फिल्म की तरह उस एक पन्ने के कॉलम में आते थे। और ये मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जब वो मैगजीन छप के आती थी तो लोग सबसे पहले आखिरी पन्ना पढ़ते थे, विरार दिशा। उनमें से हम भी हैं। जी, बहुत सारी जानकारी भी उसमें होती थी। कि लोकल ट्रेन का पूरा दृश्य होता था, जैसे अंताक्षरी खेलते थे लोग, और उनका अंताक्षरी खेलने वाले का ग्रुप होता था, भजन गाते थे और ढोलक मजीरा लेकर गाया करते थे। इस सब को आपने उसमें शामिल किया था। और पानी की समस्या को भी शामिल किया था। बहुत सारी जो मुंबई की आम समस्या है वो सारा कुछ उसमें केंद्रित था। तो अब मुझे लगता है कि उन दिनों को याद करते हुए कोई गाना यहाँ पर अपने श्रोताओं को सुनवा दें। कौन सा गाना सुनवाएं? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया गाना है। मुंबई को लेकर इससे बढ़िया गाना क्या होगा। जी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
रहेंगे यही अब हमेशा, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब इस गाने के बाद हम आते हैं मैरी फर्नांडिस, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है। तो ये एक कहानी ऐसी है, एक कल्ट कहानी है और इस कहानी में एक बहुत बड़ी समस्या है और ये कहानी हम सब की पसंदीदा कहानी है। जिसने भी पढ़ी है, जिस पाठक ने भी पढ़ी है, हर पाठक ने इस कहानी का जिक्र किया है। इस कहानी से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। इस कहानी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, सब खास ही हैं, सब तो बताना मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 2-3 बातें हैं कैप्सूल की तरह से। एक तो इस कहानी की रचना प्रक्रिया, इस कहानी का बीज कहाँ से पड़ा जी। दूसरा, जिस समय ये कहानी मेरे जीवन में लिखी नहीं गई थी, घट रही थी, ये वो समय था जब मुंबई में जो है एड्स का आतंक था जी। जिस तरह का आतंक पिछले दिनों हमने कोरोना का देखा, लगभग उतना नहीं तो उससे थोड़ा 2-3 पायदान नीचे एड्स का जो यौन बीमारी थी उसका आतंक छाया हुआ था। मतलब इतना आतंक था कि अगर किसी को शक हो जाता था कि इस आदमी को एड्स है तो लोग मीलों दूर उससे चलने लगते थे, उसको अछूत हो जाता था वो आदमी। तो उन्हीं दिनों जो है क्या कहते हैं, हमें बंबई में एक जगह है पालघर, विरार से भी आगे जाके जी। पालघर में मेरा दोस्त था, वो एक नमक फैक्ट्री में पीआरओ था। उसने कहा तुमको नमक फैक्ट्री दिखानी है, तो मैं नमक फैक्ट्री देखने के लिए पालघर वाली गया था देखने के लिए। रात को देर हो गई तो हम लोग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में, मजबूरी थी तो हम वहीं लोग रात को रुक गए। तो वहाँ पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई जी, जो देह बेचने का धंधा करती थी। उसके साथ मैंने 2-3 घंटे बिताए, उसकी मैंने कहानी सुनी और फिर उस कहानी को लेके मैं इतना टेरर में आ गया, आतंक में रहा कि मैंने ये सोचा कि अगर ये कहानी या इस लड़की का संसर्ग मेरे जीवन में होता तो क्या होता जी। तो उससे जो चीजें पैदा हुई, जो डर पैदा हुआ, उस डर की कहानी है मेरी फर्नांडीज, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है। उसमें क्या होता है, वो जो लड़की मिली थी, वो लड़की क्या कहते हैं, देह का धंधा इसलिए नहीं कर रही थी कि उसको अपनी देह बेच के रोजी रोटी कमानी थी जी जी। वो इसलिए कर रही थी कि उसको एक किसी विदेशी आदमी से एड्स मिल गया था। ओहो। तो अब वो जिसके साथ भी संसर्ग करती थी उसको एड्स दे देती थी। तो उसका ये कहना था कि ये मेरा बदला है, पुरुष जाति के साथ ये मेरा बदला है, मैं सबको एड्स बांट रही हूँ। जो मुझे मिला, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मिला ये एड्स, मुझे जिस आदमी ने दिया मैं उसका बदला सारी पुरुष जाति से ले रही हूँ जी। तो ये मेरे को दिमाग में चलता रहा, मत्ता रहा, मैं बड़ा परेशान रहा। करीब 3-4 महीने तक मैं इस कहानी के बारे में सोचता रहा। फिर इस कहानी को लिखा कैसे जाए, उसका विधान बड़ा मुश्किल था। ऐसे सीधे सीधे तो पत्रकारिता तो नहीं कर रहे थे ना, कहानी कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में गड्ढमड थी, ट्रेन की खटखट, बम्बई के स्टेशन, सबर्ब, पालघर, ये वो करके। तो एक दिन मेरे आइडिया क्लिक कर गया कि इसको जो है इस तरह से शुरू करते हैं। तो तुम देखोगी वो ट्रेन से शुरू होती है कहानी जी। खटखट खटाक, खटखट खटाक बोरीवली, खटखट खटाक, खटखट खटाक मरीन लाइन, इस तरीके से वो हर स्टेशन पे आती है और वहाँ पे उसकी रचना प्रक्रिया, विचार प्रक्रिया चलती है। जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं वो घटती हैं, उसको फ्लैशबैक में याद आता है, ये सब करता है। ये कहानी छपी तो धर्मयुग में छपी थी, बड़ी पत्रिका थी, तहलका मच गया। एक साथ जो है 3 महीने के अंदर अंदर करीब 9 या 10 भाषाओं में उसके अनुवाद हो गए जी। और उस कहानी को हिंदी की पहली एड्स के परिवेश पे लिखी गई कहानी माना गया। तो ये कहानी काफी चर्चित हुई और इसका कई लोगों ने कहानी पाठ भी किया है, ऑडियो भी तैयार किया है और इस कहानी का अनुवाद भी किया है। अभी हाल में आपकी किताब का अनुवाद किया गया है, वो किन कहानियों को लेकर है, इसके बारे में बताइए।
जिस पर किताब भी आ रही है, जिसको भूपेंद्र त्यागी ने एक कलेक्शन किया वो उसका नाम है बहादुर कांट स्लीप। मेरी पॉपुलर कहानी है एक और, बहादुर को नींद नहीं आती। वो जो अपने हाउसिंग सोसाइटी में वॉचमैन होते हैं गेट के ऊपर, उनमें से एक वॉचमैन की कहानी है। जी, बड़ी मार्मिक कहानी, बहुत मार्मिक कहानी है। एक वॉचमैन की कहानी है वो कहानी भी बहुत पॉपुलर हुई थी। जब छपी थी तो कई लोगों के टेलीफोन आए, चिट्ठियां आई कि ये कहानी तो हम लिख रहे थे, आपने लिख के हमारी कहानी की हत्या करवा दी, है ना। तो मैं कहा ऐसे ही होता है, जो पहले बाजी मार ले उसी की होती है। तो वो कहानी भी छपी थी, उसका अनुवाद उसने किया था बहादुर कांट स्लीप करके। तो वो एक विदेशी पत्रिका में उसका अनुवाद छपा था। तो फिर भूपेंद्र त्यागी ने कहा क्यों नहीं मैं आपकी 5, 7, 10 कहानियों का ट्रांसलेट करता हूँ। फिर उसने वो कहानी छापी, उसमें ये मेरी फर्नांडिस भी थी। वो छपा, अंग्रेजी किताब छपी उसकी जी, इकलौता कहानी संग्रह अंग्रेजी में है मेरा। तो वो छप के उसका विमोचन भी हुआ था। छप गए, बिकी भी बहुत वो। अब जब जिक्र कहानियों का चला है तो एक कहानी मेरे जहन में बार बार आती है और वो भी बहुत मार्मिक कहानी है। चूंकि मार्मिक कहानियों का जिक्र है, हंस अकेला, बड़ी हताशा है इसमें, निराशा है, पीड़ा है, समय की दुर्दशा और दुख अवसाद सब कुछ है। तो इस कहानी का बीज कहाँ से पड़ा, इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में? इस कहानी का बीज भी जो है ना वो हमारे समय से ही है। बड़ा खतरनाक समय था पूरी बंबई के लिए, पूरे देश के लिए। कोरोना का आक्रमण हुआ था जी, जीवन थम गया था। कुछ लोगों ने अपनी सांसें बचा ली, कुछ लोगों की सांसें बैठ गईं जी। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जाते रहे जी कोरोना में। तो उस कोरोना में जो मौत का तांडव हुआ, मौत की विभत्सता हुई, मौत की दुर्दशा हुई, शरीर का जो शत विक्षत पना देखा मैंने, संबंधों का जो है छिन्न भिन्न होते हुए देखा, पति पत्नी अकेले हो गए, ये सब लोग एक दूसरे की उंगली छूने से लोग डरने लगे, है ना। किसी को अगर घर में कोरोना पति को हो गया तो पत्नी जो है खिड़की में से चाय देख के जाने लग गई। दूध वाला आता था, गेट पे दूध छोड़ के चला जाता था। सारे अखबार बंद हो गए, लोगों ने अखबार खरीदने बंद कर दिए कि उनके माध्यम से कोरोना ना आ जाए। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे परिचितों ने कहा कि उनको कोरोना कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि बाजार गए थे, वहां से नोटों से हुआ, नोट गिन रहे थे, कोई नोट गिनता वो हाथ जो है कि नाक में मुंह में कहीं लग गया होगा, उससे कोरोना हो गया। तो इतना डरा देने वाला समय था। ऐसी 1-2 घटनाएं मैंने देखी, तब मैंने वो कहानी लिखी, हंस अकेला। वो लेखक दंपत्ति की कहानी है जी। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से
से सस्ती ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आप सुन रहे थे जाने माने लेखक धीरेंद्र अस्थाना से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुति सहायक रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। अब आज्ञा दीजिए। आज के मेहमान।